हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपनी एग्जाम की तैयारी में लग रहे होंगे। मैं हूं आरजी। चलते हैं आज की क्लास में। और आज की क्लास जैसे कि रहेगी, आपकी केमिस्ट्री की क्लास रहेगी। और केमिस्ट्री की क्लास में हम लोगों ने जो लास्ट पढ़ा था वो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस थी, है ना। बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। और मैंने आपको केमिकल प्रॉपर्टीज बेसिस में जो क्षारों की रासायनिक प्रवृत्ति होती है, रासायनिक गुणधर्म है, उसके बारे में बताया था। अब हमने क्षारों को धातु ऑक्साइड से रिएक्ट करवाया था, धातुओं से करवाया था। ठीक है। आज की क्लास में हम केमिस्ट्री क्लास में चलेंगे, पीएच स्केल को लेंगे। ठीक है। आज का टॉपिक रहेगा पीएच स्केल। तो पीएच स्केल में बात करते हैं। सबसे पहले जो पीएच स्केल दिया गया था, पीएच स्केल वो 1909 में साइंटिस्ट सोरेनसन ने दिया था। किसने दिया था? साइंटिस्ट सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रोपाउंड किया था। तो पहली बात तो इसका जो 1909 में कौन से साइंटिस्ट ने किया था? सोरेनसन ने इसको किया था। तो आप ध्यान रखिएगा, सोरेनसन नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रोपाउंड किया था। और जो पीएच स्केल है, पीएच स्केल होता क्या है? तो यहां से एक नंबर का क्वेश्चन निकल के आता है, व्हाट इज पीएच स्केल। क्या आता है? व्हाट इज पीएच स्केल। कि पीएच स्केल होता क्या है। तो देखिए, पीएच का मतलब होता है, एच का मतलब तो है हाइड्रोजन आयन। क्या है एच का मतलब? हाइड्रोजन आयन है। और पी का मतलब होता है पोटेंज। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो यहां पर हम लिख रहे हैं पीएच, जिसमें पी मींस, पी का मतलब क्या होता है? पी का मतलब है पोटेंज, यानी कि पावर। पोटेंज का मतलब हो गया पावर। और पावर को यहां पर आप ले सकते हो स्ट्रेंथ से। किससे ले सकते हो? स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ को आप ले सकते हो शक्ति से। किससे ले सकते हो? शक्ति से या सामर्थ्य से। ठीक है। सामर्थ्य, शक्ति या सामर्थ्य से आप लोग ले सकते हैं। तो देखिएगा, तो पी का मतलब हो गया पावर। ठीक है। तो पावर का मतलब हो गया स्ट्रेंथ। और स्ट्रेंथ किसकी स्ट्रेंथ? यहां पर जो स्ट्रेंथ आएगी वो हाइड्रोजन आयन की आएगी। तो एक नंबर का क्वेश्चन यहां पर है कि पीएच स्केल कहते किसे हैं। तो पीएच स्केल होता है जिसमें पी का मतलब होता है पावर, यानी कि पोटेंज। और यहां पर एच जो है वो एच है आपका, क्या है एच? एच यहां पर रहेगा हाइड्रोजन आयन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन आयन रहेगा। हाइड्रोजन आयन, अंडरस्टैंड। यहां पर लिख देते हैं हाइड्रोजन आयन। तो कुल मिला के हाइड्रोजन आयन की जो शक्ति होती है, हाइड्रोजन आयन की जो सामर्थ्यता होती है, दैट इज द पीएच स्केल। और इसमें आपको लेना है माइनस। क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो सिंपल सी इसकी डेफिनेशन बन जाती है। क्या बन जाती है? द नेगेटिव लॉगरिथम। द नेगेटिव, यहां पर लिख देता हूं द नेगेटिव लॉगरिथम, द नेगेटिव एल्गोरिथम या नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस। यानी कि जो हाइड्रोजन आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन की जो कंसंट्रेशन होती है, उसका नेगेटिव एल्गोरिथम या नेगेटिव लॉगरिथम लेना है। और नेगेटिव का मतलब ऋणात्मक। तो आपको हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन का क्या लेना है? नेगेटिव एल्गोरिथम लेना है, दैट इज द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अंडरस्टैंड। और ये आपके एक नंबर का क्वेश्चन यहां से बनता है। आगे की तरफ चलेंगे। पीएच स्केल का जो यूज किया जाता है वो एसिड और बेस की सामर्थ्यता को मेजर करने के लिए करते हैं। ठीक है। यानी कि इसकी शक्ति को पता करने के लिए किया जाता है। तो देखिएगा, यहां पर है पीएच स्केल इज यूज्ड टू फाइंड या यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ। जो शक्ति होती है, सामर्थ्यता होती है, पीएच स्केल इज यूज टू फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ठीक है। एसिड्स एंड बेसिस। तो इसका यूज एसिड और बेस की जो स्ट्रेंथ होती है उसको मेजर करने के लिए किया जाता है। ठीक है। और सॉल्यूशन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन है, किसी बिलियन के अंदर, किसी बिलियन के अंदर कितने हाइड्रोजन आयन होते हैं, उसको पता करने के लिए भी पीएच स्केल का यूज किया जाता है। तो कुल मिला के पीएच स्केल का उपयोग
अम्ल अम्लों एवं क्षारों की सामर्थ्यता को, उसकी शक्ति को पता करने के लिए किया जाता है। और जो किसी बिलियन में कितने हाइड्रोजन आयन होंगे उसका पता भी पीएच स्केल से कर सकते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन यहां पर है और इसका जो फॉर्मूला है, ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं और यहां पर देखते हैं फॉर्मूला। तो यहां पर पीएच स्केल का जो सूत्र है, क्या है इसका सूत्र? इसका सूत्र बहुत सिंपल है, आप 1-2 बार में इसको याद कर लेंगे, कुछ नहीं है इसमें। तो पीएच, पी को लिखना है, उसके ऊपर राइट साइड में ऊपर की तरफ कैपिटल में एच लिखना है। एच का मतलब हाइड्रोजन आयन, पी का मतलब पोटेंज, हिंदी में से शक्ति या सामर्थ्य बोलते हैं, ठीक है। तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग, बेस में 10 होता ही है, माइनस के लॉग 10, आपको बड़ा वाला ब्रैकेट लगाना है, देन H प्लस आयन। अंडरस्टैंड? तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है, फॉर्मूला बहुत सिंपल है, पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस। अंडरस्टैंड? तो पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस। और यदि सॉल्यूशन में H प्लस आयन नहीं होते हैं, सॉल्यूशन में यदि H प्लस आयन नहीं हो, तो यहां पर किसी बिलियन में लिख देते हैं सॉल्यूशन के अंदर। देखिए सॉल्यूशन के अंदर, सॉल्यूशन डज नॉट कंटेन H प्लस आयंस। यदि सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं हो? H प्लस आयन नहीं हो। अगर किसी बिलियन में H प्लस आयन नहीं हो तो ये आयन जो है, दीज आयंस फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयंस। क्या बनाएंगे? अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर, अगर किसी सॉल्यूशन के अंदर क्या नहीं हो? H प्लस आयन नहीं हो, किसी बिलियन के अंदर H प्लस आयन नहीं हो, तो ये जो आयंस है क्या बनेंगे? फॉर्म हाइड्रोनियम आयन, यानी कि H3O प्लस, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन हो गया H3O प्लस। कब बनाएंगे? ऑन हाइड्रोलाइसिस, ऑन हाइड्रोलाइसिस। अंडरस्टैंड? तो आपसे ज्यादा डीप में तो पूछने वाला नहीं है, ठीक है। आपको तो नॉर्मली पीएच स्केल की डेफिनेशन, इसकी परिभाषा और इसका सूत्र ध्यान रखना है। और जैसा कि एनसीईआरटी की जो बुक आई थी उसमें अपडेट भी किया गया था 2 साल पहले, 2023 की बात कर रहा हूं, तो उसमें से ये फॉर्मूले को हटा दिया गया है। तो आपके लिए भी यहाँ पॉजिटिव पॉइंट है, आपके यहाँ प्लस पॉइंट आता है कि फॉर्मूला आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है। फिर भी अगर फाउंडेशन के हिसाब से देखें यहाँ पर, तो वहां पर तो कंपलसरी आपको याद करना पड़ेगा और वहां पर आपको सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन भी निकलवा सकता है। तो हम निकाल भी सकते हैं, उसमें कुछ नहीं है कि कोई सॉल्यूशन दे दिया ए बी, H प्लस आयन दे दिया, आपको बस इसमें वैल्यू पुट करनी है, डेट्स ऑल, हो जाएगा, सिंपल है। तो देखिए किसी बिलियन में यदि H प्लस आयन ही ना हो तो क्या होगा? कौन सा आयन बनेंगे? अगर H प्लस आयन ना हो तो H3O हाइड्रोनियम आयन बनेंगे, दीज आयंस फॉर्म हाइड्रोनियम आयन ऑन हाइड्रोलाइसिस, ठीक है। तो हम पीएच को फिर कैसे लिखेंगे? हम पीएच का फॉर्मूला, पीएच का जो सूत्र है उस कंडीशन में चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उस कंडीशन में पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10, ब्रैकेट में लिखना है, आपको कैपिटल ब्रैकेट लगाना है, H3O प्लस। ये आपका उस केस में हो जाएगा जब किसी सॉल्यूशन के अंदर H प्लस आयन नहीं हो, उस केस में, ठीक है। उस केस में तो जनरली आपको ये वाला याद नहीं करना, आपको पहले वाला ही करना था, pH इक्वल टू माइनस लॉग 10 H प्लस आयन। अंडरस्टैंड? पहले वाला ही आपको ध्यान रखना है। अगर इनकी बात करें अपन, तो देखिएगा आगे की तरफ चलते हैं पीएच स्केल में। तो पीएच स्केल जो होता है एक मेजरमेंट है, ये एक मापदंड होता है, एक स्केल है। जैसे कि हम स्केल से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसी प्रकार किसी स्केल से जो लाइन बनाते हैं उसका एक स्केल होता है। तो ऐसे ही पीएच स्केल चलता है 0 से 14, यानी कि 0 से और 14 के बीच का स्केल होता है। और इसमें भी एक खास बात ये है, आपको बहुत अच्छी सी वो ट्रिक देता हूं मैं। अगर आपसे पूछ ले किसी बिलियन के अंदर, पूछ ले कोई बिलियन दिया गया हो, एक बिलियन का नाम ए है एंड दूसरे बिलियन का नाम क्या है? बी है। 2 बिलियन दे दिए आपको, बिलियन ए और बिलियन बी, 2 बिलियन दे दिए और पूछे, और आपको कहे, पहले तो क्या कहे आपको कि भैया एक में ए की पीएच है आपको 5 और आपसे कहते हैं बी की पीएच है आपके पास 4। तो बताइए कौन से बिलियन में, बताइए कौन से बिलियन में, कौन से बिलियन में H प्लस आयन
ज्यादा होंगे, H+आयन ज्यादा होंगे। तो सीधी सी बात है, पीएच का संबंध यहां पर आंसर करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक दे रहा हूं आपको। पीएच, आपको ये वाला ट्रिक ध्यान रखनी है, ये फॉर्मूला H+आयन, अंडरस्टैंड, ये आपको याद रखना है, ठीक है, याद रख सकते हैं ना आप, वेरी गुड। तो यहां पर देखिए आपको क्या याद रखना है, पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+आयन, यानी कि जिसकी पीएच ज्यादा होगी उसमें H+आयन कम होंगे, अंडरस्टैंड। मैंने क्या बोला, जिसकी पीएच ज्यादा होगी उसके H+आयन कम होंगे, और जिसकी पीएच कम होगी उसके H+आयन ज्यादा होंगे, अंडरस्टैंड। दोनों मतलब अपोजिट है, जैसे कि हम लोग भी उल्टा चलते हैं ना, कभी कोई कहता है कि ये काम कर लो, नहीं बिल्कुल नहीं करना, तो उसी तरीके से दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। अगर पीएच स्केल, अगर किसी सॉल्यूशन की पीएच ज्यादा है तो समझ जाना, पीएच ज्यादा का मतलब क्या है, उसकी H+आयन कम है उसमें, और किसी सॉल्यूशन की, किसी विलयन की पीएच कम है तो H+आयन ज्यादा है। अब यहां पर इस दोनों को यहां पर लेके चलते हैं, पीएच किसकी ज्यादा है बताइए, ए की पीएच ज्यादा है दोनों के कंपैरिजन में, तो H+आयन तो हो गए इसमें कम, और इसकी पीएच कम है तो इसमें H+आयन हो गए ज्यादा। तो यहां पर पूछ क्या रहा है, H+आयन किस में ज्यादा होंगे, कौन से सॉल्यूशन में, तो बताइए, राइट आंसर इज बी, सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी के अंदर H+आयन ज्यादा होंगे। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, आपको तो सिंपल सा ये ध्यान रखना है कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू H+आयन, ठीक है। इससे आप किसी भी सॉल्यूशन की क्या निकाल सकते हैं, आप उसमें H+आयन बता सकते हैं, या फिर आप उसमें पीएच भी उसका बता सकते हैं, ठीक है। अगर बात करें बेस की, तो देखिएगा बेस की अगर बात करें तो जस्ट उल्टा है, बेस में क्या करना है आपको, बेस के केस में जो, यानी कि क्षारों के केस में क्या होगा, जो पीएच होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्सिल आयन, अंडरस्टैंड। आपको ये ट्रिक ध्यान रखनी है बेस के केस में, क्या ध्यान रखनी है, पीएच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि जिसमें OH आयन ज्यादा होंगे उसकी पीएच दैट्स ऑल ज्यादा होगी। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं, कि जिसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे दैट्स ऑल उसकी पीएच, या बोल सकते हैं उसकी पीएच ज्यादा होगी, या जिसकी पीएच ज्यादा है उसमें OH माइनस आयन भी ज्यादा होंगे, और जिसमें OH माइनस आयन कम है उसकी पीएच भी कम है। ये दोनों एक दूसरे से कॉम्प्रोमाइज करके चलते हैं, एक दूसरे से सामंजस्य बैठा के चलते हैं कि भाई तू बढ़ेगा तो मैं भी बढ़ूंगा, और तू कम होगा तो मैं भी कम होगा, ठीक है। इनकी क्या अच्छी बॉन्डिंग है, जबकि पीएच और H+आयन की कोई बॉन्डिंग नहीं है, ठीक है। तो यहां पर ये क्लियर होता है। और इसका भी कैसे देगा, आपको दे दिया कोई सॉल्यूशन है, यहां पर सॉल्यूशन P एंड Q, ये सॉल्यूशन R एंड S दे दिया, और कहा R की पीएच है 10 और S की पीएच है 12, तो बताइए किसमें हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, तो सीधी सी बात है, आप इन दोनों को उठा लीजिए, तो यानी कि S की पीएच तो दे रखी है 12 और R की पीएच है 10, किसकी पीएच ज्यादा है, S की। तो जिसकी पीएच ज्यादा, और आपसे पूछे कि हाइड्रोक्सिल आयन किस सॉल्यूशन में, R या S में से किस में ज्यादा होंगे, तो जिसकी पीएच ज्यादा है उसकी हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा है, तो भैया S में हाइड्रोक्सिल आयन ज्यादा होंगे, यहां पर लिख देते हैं ऊपर वाला तीर का निशान, और R में हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे, ठीक है। तो ये तो एक दूसरे के कॉम्प्रोमाइजेशन से चलते हैं। अब पीएच स्केल को लेके चलें, पीएच स्केल को लेके चले, तो देखिए पीएच स्केल बनाता हूं मैं, और समझेगा इसको अच्छे से। पीएच स्केल के लिए आपको क्या करना है, यहां पर एक सिंपल सा हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्या ड्रॉ कर सकते हैं, यहां पर देखिएगा, यहां पर हम इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। तो ये पीएच स्केल के लिए आपको क्या करना है, इस तरीके से हम बना देते हैं, ठीक है। ये मैंने यहां पर ड्रॉ कर दिया, ओके। ये हो गया आपका पीएच स्केल, और इसको ले लेते हैं यहां तक, ओके। ये हो गया आपका पीएच, और बीच का जो मिडिल है, यहाँ पर बीच, यहाँ पर स्टार्टिंग, यहाँ मिडिल हो गया, यहाँ लास्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पर हम पॉइंट दे देते हैं, क्या पॉइंट दे देते हैं, यहाँ पर हम लोग पॉइंट दे देते हैं कि 0 स्टार्टिंग हो गया 0, ये आपका 7 और ये आपका 14, अंडरस्टैंड। तो
तो यहां से और यहां तक, यहां पर लिख देते हैं एसिडिक, इसके मिडिल में एसिडिक यानी कि अम्लीय, क्या लिख देते हैं, अम्लीय माध्यम हो गया। यहां पर हो गया आपका न्यूट्रल, क्या हो गया, यहां पर न्यूट्रल हो गया यानी कि उदासीन, ओके। और यहां पर हो गया बेसिक यानी कि क्षारीय, अंडरस्टैंड। तो देखिएगा अम्लीय, उदासीन और यहां पर हो गया क्षारीय, अंडरस्टैंड। यहां पर अगर देखें 7 को पकड़ लीजिए, बिल्कुल 7 से इधर की तरफ चले हम लोग तो क्या डिक्रीज हो रही है, यहां पर लिख देते हैं डिक्रीजिंग पीएच। और 7 से यदि ऊपर जाएं तो यहां पर देखिए क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग पीएच, क्या हो गया, इंक्रीजिंग पीएच। तो डिक्रीजिंग पीएच मतलब घटती हुई, यहां पर लिख देते हैं घटती हुई पीएच, क्योंकि पीएच 7 के नीचे 6, 5, 4, 3 तो कॉमन सेंस लगा लीजिए, कम हो रही है वैल्यू तो पीएच कम हो रही है। यहां पर लिख देते हैं 7 से ऊपर 8, 9, 10, 11, 12, 13, तो यहां लिख देते हैं बढ़ती हुई पीएच। बहुत सिंपल सेंटेंसेज है, बहुत सिंपल है, समझना कुछ नहीं है, ठीक है, बहुत सिंपल है। और यहां पर जैसे 7 आपका मिडिल था, तो जैसे जैसे मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, रिमाइंड करवाता हूं, मैंने आपको ये बताया था कि पीएच इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है H प्लस आयन के, और पीएच प्रोपोर्शनल होता है OH माइनस के। यानी कि पीएच व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती है H प्लस आयन, और पीएच क्रमानुपाती है, डायरेक्ट समानुपाती है OH माइनस। यानी कि पीएच बढ़ेगी तो H प्लस आयन कम होंगे, और पीएच घटेगी तो H प्लस आयन बढ़ेंगे, और पीएच बढ़ेगी तो हाइड्रोक्सिल आयन बढ़ेंगे, और पीएच कम होगी तो हाइड्रोक्सिल आयन कम होंगे। तो सीधी सी बात है, 7 से 0 की तरफ जा रहे हैं तो आप बताइए कि पीएच की वैल्यू कम हो रही है कि ज्यादा हो रही है। 7 से लेफ्ट साइड 6, 5, 4, 3 कम हो रही है, तो पीएच कम हो रही है तो H प्लस आयन बढ़ेंगे। तो हम यहां लिख देते हैं इंक्रीजिंग, यहां इंक्रीजिंग H प्लस आयंस, अंडरस्टैंड, बढ़ते हुए H प्लस आयन। और यहां पर हम लिख देते हैं डिक्रीजिंग, यहां पर लिख देते हैं डिक्रीजिंग H प्लस आयंस, ठीक है। यहां पर H प्लस, पीएच कम हो रही है इधर तो H प्लस आयन बढ़ रहे हैं, यहां पर पीएच बढ़ रही है 7 के बाद 8, 9, 10, 11 तो H प्लस आयन कम हो रहे हैं। जब पीएच यहां पर कम हो रही है तो क्या यहां पर हाइड्रोक्सिल आयन, बताइए पीएच आयन कम हो रही है तो हाइड्रोक्सिल आयन क्या होंगे, यहां पर लिख देते हैं डिक्रीजिंग ओ हाइड्रोक्सिल आयन। तो हाइड्रोक्सिल आयन यहां पर डिक्रीज हो रहे हैं क्योंकि दोनों समानुपाती है। 7 से लेफ्ट साइड में चलते हैं 0 की तरफ तो पीएच कम हो रही है, पीएच कम हो रही है तो OH माइनस आयन भी कम हो रहे हैं। तो यहां पर मैंने लिखा है डिक्रीजिंग मतलब OH माइनस आयन का कम होना, और पीएच अगर कम हो रही है तो H प्लस आयन इधर बढ़ रहे हैं, तो यहां पर मैंने मेंशन किया है इंक्रीजिंग H प्लस आयन। आपको इन दोनों के अपोजिट सेंटेंस यहां लिखने हैं। यहां पर हमने लिखा है इंक्रीजिंग H प्लस आयन, तो आप यहां लिख दीजिएगा डिक्रीजिंग H प्लस आयन। यहां पर लिखा है मैंने डिक्रीजिंग OH माइनस आयन, तो आप यहां लिख दीजिएगा इंक्रीजिंग OH माइनस आयन यानी कि हाइड्रोक्सिल आयंस। बहुत सिंपल है, ठीक है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये आपके रहा और पीएच स्केल, ठीक है। और पीएच स्केल की जो मेन पॉइंट है, तो पीएच स्केल क्या है, एसिड कब होता है 7 से कम, ठीक है, मोर एसिडिक। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे, अगर 0 है 1 है तो ये दोनों हो जाएंगे मोर एसिडिक, कैसे हो जाएंगे, मोर एसिडिक, बहुत ज्यादा अम्लीय, बहुत ही ज्यादा अम्लीय, अति अम्लीय बोल सकते हैं। और यदि आपसे पूछे पीएच 14 तो ये हो जाएगा मोर बेसिक, क्या हो जाएगा, मोर बेसिक। तो सीधी सी बात है, मैं आपको कॉमन से एक नॉर्मल सी बात बताता हूं। यहां पर देखिएगा कि अगर आपसे कहे पीएच की वैल्यू, मैंने लिखा है 0, 1, ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं 0, 1, 2, 3, 4, 5, फिर यहां लिख दिया 6, 7, 8, 9, 10, फिर यहां लिख दिया 11, 12, 13, 14, 0 से और 14 तक की मैंने संख्याएं लिखी हैं, यानी कि पीएच की वैल्यू लिखी है। अब 0 आप बताइए क्या होगा, 7 तो होता है उदासीन, ठीक है, ये होता है बेसिक और ये होता है अम्लीय। उदासीन से नीचे जा रहे हैं तो जिस विलयन की पीएच 0 है तो बहुत ज्यादा क्या है, वो अम्लीय है, बहुत ज्यादा एसिडिक है। यानी कि 0, 1 ये भी अम्लीय है, ये भी अम्लीय है, ये उससे कम अम्लीय है, ये और भी कम अम्लीय है, ये भी कम अम्लीय हो गया,
ये बिल्कुल ही कम अम्लीय हो गया, और 7 पे आपके आ गया न्यूट्रल, उदासीन। 7 से ऊपर जाएंगे तो बेसिक, ये 9 पीएच जिसकी है वो 8 वाले से ज्यादा बेसिक, ये उससे ज्यादा क्षारीय है, ये और भी ज्यादा क्षारीय है, ये और भी ज्यादा क्षारीय है, ये सबसे ज्यादा और ये सबसे ज्यादा क्षारीय है। तो मतलब 0 पीएच जिसकी थी वो मोर एसिडिक था, फिर 1 वाला उससे कम था, 2 वाला और कम था, 3, 4, 5, 6 वाला सबसे कम एसिडिक होता है। 7 पे उदासीन वाला पॉइंट आ जाता है, तो 8 पर बेसिक, 9 पर और ज्यादा बेसिक, 10, 11, 12, 13 पर बहुत ज्यादा बेसिक, और 14 तो सबसे ज्यादा बेसिक हो जाता है। यहां पर ये आपके कुछ पॉइंट्स है। पीएच वैल्यू जो है कुछ मैं आपको वो भी बताऊंगा कि कुछ सॉल्यूशन की जो पीएच होती है, किसी सॉल्यूशन की जो पीएच होती है वो किस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो पीएच के लिए हम क्या करेंगे, तो पीएच के लिए देखिए भैया कि कुछ ऐसे सॉल्यूशंस हैं जिनकी पीएच आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक है। तो एग्जाम के हिसाब से कौन कौन सी पीएच इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो हम कुछ, मैं आपको वो जो भी सॉल्यूशन है, कुछ पदार्थों की मैं पीएच यहाँ पर बताने वाला हूं, ठीक है। तो बने रहिए आरजी सर के साथ, ठीक है। अब जो पीएच है, पीएच स्केल हो चुका है, और पीएच के हिसाब से किस सॉल्यूशन की, किसी विलयन की या किसी पदार्थ की, किसी सब्सटेंस की, किसी सॉल्यूशन की पीएच क्या हो सकती है, तो देखते हैं। तो पीएच के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूं आपके, ठीक है। क्या क्या यहाँ पर एक पॉइंट तो आपके क्या आ जाता है, एक पॉइंट तो आपके आ जाएगा सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पर मैंने डाल दिया है सॉल्यूशन, या फिर सब्सटेंस भी ले सकते हैं, पदार्थ या विलयन, ठीक है। ये हो गया आपका पदार्थ, यहाँ पर पदार्थों के नाम हो जाएंगे, ओके। यहाँ पर बीच में हम ले लेते हैं पीएच वैल्यू, अंडरस्टैंड। पीएच वैल्यू के बाद यहाँ पर नेचर ले लेते हैं कि उसकी प्रकृति कैसी होगी, ठीक है। तो देखिए क्या क्या लिया गया है, एक तो लिया गया है पदार्थ का नाम यानी कि सॉल्यूशन या विलयन, दूसरा मैंने पीएच वैल्यू, और तीसरा उसका नेचर है। तो देखिए हम यहाँ पर पीएच जो मैं स्टार्ट करूंगा वो 0 से स्टार्ट करूंगा और 14 तक मैं आपको लेके चलूंगा, तो अच्छे से आप लोग कर लेना। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, सबसे पहले तो आपके जो 0 पीएच होती है वो किसकी होती है, वो होती है 1 मोल HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, ओके। तो 1 मोल HCl की पीएच होती है 0, ठीक है। और ये जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि यहां पर हमने पीएच स्केल देखा ही था अभी, ये आपका 7 है, ये आपका 0 और ये आपका 14। यहाँ पर ये एसिडिक होता है मिडिल में, ये आपका न्यूट्रल हो ही गया यहाँ पर उदासीन, और आपका जो 14 है ये वाला पार्ट, ये हो गया आपका बेसिक, ओके। तो यानी कि जो 1 मोल HCl है वो 0 हो गया। इसके बाद आपके चलते हैं गैस्ट्रिक जूस की पीएच लेते हैं, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया गैस्ट्रिक जूस, ठीक है। यानी कि पाचक रस, पाचक रस या जठर रस भी इसे बोल सकते हैं, पाचक रस या जठर रस, गैस्ट्रिक जूस। और इसकी जो पीएच है वो 1.2 है, ये भी एसिडिक होता है, एसिडिक बोले तो अम्लीय, ठीक है मेरे प्यारो, ध्यान रखना, एसिडिक मतलब अम्लीय। और आगे की तरफ चलें, लेमन जूस की देखें, नींबू के रस की, लेमन जूस की जो पीएच होती है वो कैसी होती है, 2.2 होती है, ये भी एसिडिक है, ठीक है। अभी मैं आपको 7 से नीचे वाले ही बता रहा हूं जो अम्लीय होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो लेमन जूस की कितनी होती है, 2.2। अगर एल्कोहल की देखें हम, एल्कोहल की 2.4, ये भी एसिडिक होता है। आगे की तरफ चलते हैं, तो देखिए किस किस की हो गई, 1 मोल HCl की हो गई आपके, ठीक है। फिर इसके बाद गैस्ट्रिक जूस है, लेमन जूस है, एल्कोहल है। और फिर यदि आप कॉफी की लेना चाहें, कॉफी, तो कॉफी की 4.3, आप कॉफी की 4.0 यानी कि 4 से 4.4 के बीच में ले सकते हैं, तो ये भी एसिडिक ही होती है, ठीक है। कॉफी की पीएच 4 से 4.4 के बीच में है। और अगर विनेगर की लें अपन, विनेगर मतलब होता है एसिटिक एसिड, विनेगर सिरका, जिसमें एसिटिक एसिड होता है इसे सिरका बोलते हैं, और इसकी पीएच होती है 3.0, तो ये भी अम्लीय होता है, एसिडिक, ओके। तो विनेगर के बाद हम लोग बात करें
एसिड रेन की बात करें, अम्लीय वर्षा की, एसिड रेन यानी कि अम्लीय वर्षा, अम्लीय वर्षा की जो पीएच हो गई वो हो गई आपके 3 से 4 के बीच में, और ये भी आपका एसिडिक है। क्या होता है, एसिडिक हो जाता है अम्लीय वर्षा। और यहां पर 3 to 4 है, और इसको 4 to 5 कर लीजिए, ठीक है, थोड़ा सा और हल्का सा स्लाइटली एल्केलाइन होता है, ठीक है, स्लाइटली एसिडिक होता है, एल्केलाइन भी स्लाइटली एसिडिक होता है, तो 4 to 5 हो जाता है। तो एसिड रेन की हो गई आपके, क्या हो गई एसिड रेन की, 4 से 5 इसकी पीएच होती है। एसिड रेन के बाद यदि मिल्क की देखें, ठीक है, मिल्क दूध की देखें तो 6 हो जाएगी, और यहां पर यूरिया, और यूरिया की देखें तो वही 6, तो ये भी थोड़ा सा एसिडिक हो गया, और ये भी आपका एसिडिक हो गया, थोड़ा स्लाइटली होते हैं, हल्के होते हैं, अंडरस्टैंड। तो मिल्क और यूरिया की हो गई। और ह्यूमन सलाइवा देखें, ठीक है, यहां पर ह्यूमन सलाइवा, तो ह्यूमन सलाइवा का मतलब है लार, ठीक है, यानी कि मानवीय लार, और ये जो होती है लगभग आपके 6.7 से 7.2, यानी कि बेसिक नेचर का होता है। ये कैसा होता है, बेसिक नेचर, यानी कि जो हमारी लार होती है वो 6.7 से 7.2 बेसिक होती है। और यदि आप देखें, ठीक है, तो यूरिया आपका हो ही गया, जो यूरिक एसिड होता है, ठीक है, इसमें यूरिक एसिड होता है। और यदि डिस्टिल्ड वाटर की देखें, ठीक है, किसकी, डिस्टिल्ड वाटर, उदासीन या आशुद्ध जल की डिस्टिल्ड वाटर। अगर आशुद्ध जल की देखें हम, आशुद्ध जल की पीएच देखें तो कितनी होती है, 7.0, यानी कि न्यूट्रल होता है, ये उदासीन होता है। तो डिस्टिल्ड वाटर उदासीन होता है। प्योर वाटर की देखें, देखिएगा प्योर वाटर, मैं ऊपर लिख देता हूं यहां पर, प्योर वाटर यानी कि शुद्ध जल, और प्योर वाटर की जो पीएच होती है शुद्ध जल की, ये इंपॉर्टेंट है, प्योर वाटर की हो गई आपके 7.0, यानी कि ये भी आपका न्यूट्रल ही होता है। तो शुद्ध जल 7.0 न्यूट्रल हो ही गया है। और आपके ब्लड की आ जाओ, रक्त की अगर देखें, इंपॉर्टेंट है, रक्त की याद कर लेना, रक्त की जो होती है वो होती है 7.4, और ये बेसिक नेचर का, तो हमारा जो ब्लड है वो बेसिक नेचर का होता है। और बेकिंग सोडा देखें यहाँ पर, मीठा सोडा, जो खाने का सोडा है, जो हम घरों में काम में लेते हैं ज्यादातर, बेकिंग सोडा यानी कि मीठा सोडा, ठीक है, या इसे बोलते हैं बेकिंग पाउडर, इसकी होती है 8.4, और ये भी बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, बेसिक नेचर का होता है। और वॉशिंग सोडा देखें अपन, वॉशिंग सोडा कपड़े धोने का जो सोडा होता है, इसे वॉशिंग सोडा, और वॉशिंग सोडे की जो पीएच होती है वो लगभग 9.0, या बेसिक ले सकते हो आप, क्या ले सकते हो, बेसिक होती है, ठीक है। और यदि हम देखें 1 मोल NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, यहां पर लिख देता हूं मैं कास्टिक सोडा, ठीक है, कास्टिक सोडा। और कास्टिक सोडा जो बेसिक नेचर का होता है, कास्टिक सोडा, तो 1 मोल NaOH, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसकी पीएच 14 होती है, ये भी क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, ये भी क्षारीय, और ये भी क्षारीय, तो 1 मोल NaOH भी कितनी होती है, 10 होती है, ठीक है। और पेंक्रियाटिक जूस की देखें, किसकी, एक और होता है अग्नाशय रस, ठीक है, कौन सा है, पेंक्रियाटिक जूस, तो देखिएगा पेंक्रियाटिक जूस, और पेंक्रियाटिक जूस को बोलते हैं अग्नाशय, अग्नाशय रस, और अग्नाशय रस की लगभग ये बेसिक नेचर का होता है, तो 7.5 to 8.4 ले लो आप, या 7.7 to 8.4, और ये बेसिक नेचर का होता है। कैसा होता है, क्षारीय प्रवृत्ति का होता है, तो लगभग इसको ये बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा 1 मोल NaOH, तो ये आपके आज के लिए जो पीएच स्केल है इसकी कुछ वैल्यू मैंने यहाँ पर लिखी है, तो अच्छे से आप आगे कंटिन्यू करेंगे अपन, ठीक है। और पेंक्रियाटिक जो जूस होता है, ब्लड होता है, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है, इनको अच्छे से आप लोग याद कर लेना। पीएच स्केल का जो नेक्स्ट क्लास में हम लोग रखेंगे वो इसका पीएच स्केल का यूज क्या होता है डेली लाइफ में, कि जैसे हम लोग जनरली क्या है, इवनिंग में जब खाना खाते हैं, ठीक है, डिनर करते हैं, तो उसके बाद हम ब्रश नहीं करते हैं, तो उससे कीटाणु बन जाते हैं, वो हमारे माउथ को एसिडिक कर देते हैं, मुंह की पीएच को डाउन कर देते हैं। और उसके लिए हम मॉर्निंग में क्या करते हैं,
पेस्ट करते हैं तो वो हमारे पीएच हमारी नॉर्मल हो जाती है। कई बार हमारे स्टोमक में एसिडिक प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमें थोड़ा सा पेन होने लगता है, तो उसको नॉर्मल करने के लिए भी हम बेकिंग सोडा लेते हैं, इनो लेते हैं। ठीक है, तो कुछ ऐसे सजेशन है, जैसे अगर मान लो डंक लग जाए, जैसे कोई भी है, वेस्ट पे स्टिंग हो जाता है, आंट स्टिंग है, चींटी, लाल चींटी के काटने से भी, तो उसमें भी हम लोग कई घरेलू उपचार करते हैं। तो देखो एसिड को नॉर्मल करेगा बेस, ठीक है, तो कुछ एसिड के कुछ पीएच स्केल के हमारी डेली लाइफ में, हमारी डेली दिनचर्या में भी इसके काफी यूज है, तो वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में रखूंगा। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, आप इनको रिवाइज करें, कंटिन्यू करें, बने रहें आरजी सर के साथ। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, उसको क्लिक करेंगे तो आपको टेलीग्राम पेज पे लेके जाएगा, वहां से ज्वाइन कीजिए आरजी सर का चैनल और वहां से नए अपडेट्स लीजिए। और लाइक तो बनता ही है, और साथ में बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही, और आगे कंटिन्यू करेंगे और नए चैप्टर्स भी मैं आपके लिए लेके आने वाला हूं जल्दी। तो स्टूडेंट्स डोंट वरी फ्रॉम माय साइड, और बने रहिए ठीक है चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय।